बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ धनीचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। धनीचंद का गांव में एक ज्वेलरी का बिजनेस था। धनीचंद के घर में उसकी पत्नी रमा और दो बेटे आशीष और लखन रहते थे। आशीष और लखन, वह दोनों हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर लड़ते रहते थे। आशीष समय पर दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करता था और हमेशा हड़बड़ी में सारे काम करता था, और वही लखन सोच समझकर काम करता था। धनीराम ने कभी भी अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद धनीराम अपने बड़े बेटे लखन को कंपनी की जिम्मेदारी सौंप देता है। यह बात जब आशीष को पता चलती है तो वह इसका विरोध करता है। पिताजी, आपने यह कंपनी लखन को ही क्यों सौंपी? मैं भी इस कंपनी को चला सकता हूं, मेरे में भी इतनी काबिलियत है। बोलो पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझसे एक बार भी यह नहीं पूछा कि आशीष तू मेरा काम संभालेगा। आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको लगता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता? नहीं आशीष बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों में से एक न एक को तो यह काम संभालना ही था। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, तुम दोनों ही मेरे जायदाद के बराबर के हकदार हो। नहीं पिताजी, अब इसका फैसला होकर ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि लखन ही इस कंपनी को अच्छे से संभाल सकता है तो चलो लखन और मेरे बीच एक मुकाबला करते हैं। जो इस मुकाबले को जीतेगा वही इस कंपनी का सही हकदार होगा। कैसा मुकाबला बेटा? तुम किस तरह के मुकाबले की बात कर रहे हो? पिताजी, मैं बाजार में फिशकरी का ढाबा लगाऊंगा और लखन, तुम्हें जिस चीज का भी ढाबा लगाना है तुम लगा सकते हो। जो भी इस ढाबे को अच्छी तरह से चला सकेगा वही इस कंपनी को संभालेगा। ठीक है आशीष, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अंडा करी का ढाबा लगाऊंगा। धनीराम को पता था कि लखन थोड़ा शांत स्वभाव का है और वह कोई भी काम सोच विचार के करता है, लेकिन उसका छोटा बेटा आशीष बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देता है और उसका परिणाम उसे बाद में भुगतना पड़ता है। इस बात का एहसास दिलाने के लिए ही धनीराम ने बिना बताए लखन को कंपनी सौंप दी थी, ताकि वह आशीष को जीवन में सही निर्णय लेना सिखा सके। इस तरह अगले दिन आशीष बाजार में फिशकरी का ढाबा लगाता है और वहीं दूसरी तरफ लखन अंडा करी का ढाबा लगाता है। थोड़ी ही देर में दोनों की अंडा करी और फिश करी बिकने लग जाती है। लोगों को उनके हाथों की बनी अंडा करी और फिश करी बहुत पसंद आती है। दोनों ही भाइयों ने खाने का मूल्य सामान्य रखा हुआ था। दोनों ही मात्र 30 रुपए में करी बेच रहे थे। लखन का जैसे ही अंडा करी की सेल बढ़ जाती है, लखन अंडा करी का मूल्य 30 रुपए से 35 रुपए कर देता है। अब इससे लखन को पहले से अधिक मुनाफा हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब आशीष ने देखा कि लखन ने अपने अंडा करी के दाम बढ़ा लिया है तो उसके दिमाग में एक विचार आता है। मुझे फिश करी के दाम को थोड़ा घटा देना चाहिए, इससे लखन के सारे ग्राहक मेरे ढाबे पर आ जाएंगे और मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। ऐसा सोचकर आशीष फिश करी का दाम 25 रुपए कर देता है। इससे फिश करी के दाम सस्ते हो जाने की वजह से थोड़े बहुत ग्राहक कुछ दिन तो आशीष के ढाबे पर आकर फिश करी खाते हैं, पर जिन लोगों को अंडा करी खाने थे वह तो लखन के ढाबे पर ही जाकर अंडा करी खाते हैं। इसी तरह 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने बाद जब वह दोनों पिताजी को अपनी तनख्वाह देने आते हैं, आशीष अपने पिताजी को 10,000 देता है, वही लखन पिताजी को 15,000 देता है। जब आशीष ने देखा है कि लखन ने उससे 5,000 अधिक कमाई की है, तब उसे अपनी गलती समझ आ जाती है और वह कहता है कि पिताजी, अब मुझे समझ आ गया कि आपने लखन को कंपनी क्यों सौंपी थी। अब मैं भी लखन की तरह सोच समझकर काम करूंगा। हाँ बेटा, यही समझाने के लिए मैंने लखन को यह कंपनी सौंपी थी। मैं तो चाहता हूं कि तुम दोनों भाई मिलजुल कर इस कंपनी को संभालो। इस तरह लखन और आशीष दोनों मिलकर अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं।